स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको क्लास 7 का लेसन 2 दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं लेसन 2 दादी माँ। दादी माँ एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। लेखक को अपनी दादी से बहुत प्रेम था। उन्होंने कठिन समय भी उनके घर की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाला था। लेखक जब भी बीमार रहता था, दादी उसकी देखभाल करती थी। आज उसकी दादी उसके साथ नहीं है। लेखक शिव प्रसाद ने बताया है कि इस कहानी के माध्यम से वे बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ों का कितना महत्व होता है। इसलिए हमें बड़ों की हमेशा कद्र करनी चाहिए। जब तक वो हमारे साथ रहते हैं हम उनके महत्व को नहीं समझते, लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लेखक आपको बड़ों के महत्व के बारे में बता रहा है। लेखक ने बताया कि वह आज भी दादी को नहीं भुला पाया। जरा सी कठिनाई पड़ती थी। बरसात, गर्मी और बसंत को जैसे ही मैं देखूं मेरा मन परेशान हो जाता। मेरे दोस्त मुझे आकर आने वाली छुट्टी की सूचना देते कि तुम्हारी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, और जब मैं उनके आगे से हट जाता तो मेरी पीठ पीछे मेरी कमजोरी और मेरी प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे घबराने वाली बातें कर करके मेरी मजाक उड़ाया करते थे। मुझे आज भी दादी की धुंधली छाया कभी कभी दिखाई देती है। लेखक को जो अपने गांव में और घर की याद आती है तो सबसे पहले उसे अपनी दादी की याद आती है। दादी माँ से उसका बहुत गहरा प्यार था। अचानक उसकी मृत्यु को सुनकर वह बड़ा ही हैरान हो गया। उसकी आंखों के सामने बचपन में दादी के साथ बिताए गए हर लम्हे की यादें ताज़ा हो गई। उसे याद आने लगा चारों ओर पानी भरा रहता था, घास से एक अजीब सी गंध आती रहती थी। उस मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब होते थे, बच्चे उसमें कूद कूद कर नहाते थे, और लेखक कभी कभी तो बीमार भी पड़ जाता था। वो बताता है कि मेरे गांव में आषाढ़ के महीने में मुझे आम और जामुन ना मिले कोई चिंता नहीं रहती थी। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले मुझे अफसोस नहीं होता था, पर क्वार के महीने में अगर मुझे तालाब में नहाने को ना मिले तो मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन में मैं बार बार नहाने से बीमार भी हो गया। मुझे बुखार चढ़ गया। मेरे पे रजाई डाली जा रही थी। मैं चादर में लिपट के सोया था तो दादी माँ आई। दादी माँ उस समय कैसी थी? पतली दुबली, पतला शरीर था, धारी वाली धोती पहनी थी, उनके बालों से पानी टपक रहा था। मतलब उसी समय उन्होंने बाल धोए थे। उन्होंने एक आदर्श यानी चमत्कार वाले जो गांव में चलते हैं ना, ये चमत्कारी चबूतरा है, यहाँ की मिट्टी लगाओ ये होगा, तो वहाँ से मिट्टी लाई और मेरे मुंह में डाली, मेरे शरीर पर लगाई और मेरी चारपाई से बैठी रही, मेरे पैरों को मलती रही, सिर पर दालचीनी का लेप लगाती रही, छू छू कर बार बार मेरा बुखार देखती रही। इस तरह उन्होंने मेरी बहुत सेवा की। लेखक कहते हैं मेरी दादी को इतना ही नहीं, गांव के 50 किस्म की दवाइयों के नाम पता थे। गांव में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता तो वो उसके पास जाती, उसको बार बार छूती, वो सब काम करती थी जो मेरे साथ करती थी। और अगर दवा खाने में जरा सी देर हो जाए या शहद ख़त्म हो जाए, चादर और गिलाफ उस मरीज़ के ना बदले जाएं तो वो पागल सी हो जाती थी, सबको खूब डांट लगाती थी। तभी अचानक लेखक के बड़े भाई किशन की शादी तय हुई। दादी तो बहुत ही खुश, उनका तो उत्साह देखने ही बन रहा था। सारा घर उन्होंने सर पे उठा लिया। वैसे तो मेरी दादी कोई काम करती नहीं थी, लेकिन काम को लेट बहुत करती थी, किसी और को करने नहीं देती थी और कुछ समय पे कभी कर नहीं पाती थी। लेखक ने अपनी दादी का दूसरा रूप तब देखा जब वो रामी की चाची को डांट रही थी, उस पर बिगड़ रही थी, उससे पैसे मांग रही थी। चाची उसे बार बार पाँव पकड़कर कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दे दूंगी। दादी उसे एक ही बात कही रही थी, तूने तो कहा था फसल काट के दे दूंगी, क्या दूसरी फसल काटने के बाद पैसे दोगी? चाची बोली बिटिया की शादी है, दया कर दो। मैं बोली मुझे हाथ मत लगाओ, पीछे हट जाओ, मैं अभी नहा कर आई हूँ। वो किसी को छूने भी नहीं देती थी अपने आप को। तभी मैंने अचानक दादी से कहा दादी रहने भी दो,
तो अगले ही दिन जब मैं जा रहा था तो अचानक मुझे रानी की चाची रास्ते में मिली। मैंने पूछा क्या बात है। चाची ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा भगवान करे हमारी मालकिन अर्थात तुम्हारी दादी का भला हो। मैं बड़ा हैरान हो गया, यह कैसे हो गया। वो तो बहुत डांट रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया तुम्हारी दादी ने मेरे पिछले सारे पैसे माफ़ कर दिए हैं और मुझे 10 का नोट दिया है और बोली तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है, शादी में खूब दिल से करना। अब किशन भैया की विवाह के दिनों की बात है। विवाह से 4-5 दिन पहले ही रात भर गीत शुरू कर दिए जाते थे और औरतें मिलके कमरे में गीत गाती थी, विवाह से लेकर बेटे के पैदा होने तक। यह सारा दृश्य केवल औरतें ही देखती थी। दादी ने मुझे चारपाई पे लिटा दिया उस कमरे में और ऊपर चादर डाल दी। औरतों ने पूछा दादी जी ये कौन है, बच्चा सो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, बच्चा ही है। जब मैं दूसरे दिन बाहर निकला तो औरतें मुझे चिढ़ाने लगी। अच्छा तो तुम ही हो बच्चे। मैं फटाफट जाके दादी के पीछे छुप गया। दादी मेरी छाया की तरह हमेशा मेरा साथ देती थी। अचानक दादाजी की मृत्यु हो गई। जैसे ही दादाजी की मृत्यु हुई दादी हमेशा उदास रहती। दादाजी के जो शुभ चिंतक दोस्त थे फालतू में हमारे घर आते रहते, चाय पानी पीते रहते थे। और दादी ने फिर मना भी किया पर पिताजी नहीं माने। पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। अब उन पे कर्जा हो गया। दादी अक्सर उदास रहती थी। एक दिन मैंने देखा माह का महीना था, दादी गीली धोती पहनकर कोने पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने दादी से पूछा आप रो रही हैं। बोली नहीं, तूने अभी खाना नहीं खाया ना, चल पहले खाना खा ले। उन्होंने मेरी बात बदल दी। तभी मैंने कहा गीली धोती तो बदल लो। मैं बोली नहीं, मुझे तो कुछ गीली नहीं लग रही है। तभी मैंने देखा किशन भैया कुछ सोच रहे थे और कह रहे थे कि कोई रुपए दे ही नहीं रहा, उधार भी हमें कहीं से नहीं मिल रहा। वो बहुत परेशान थे, घर में पैसे की बहुत तंगी आ गई थी। तभी दादी संदूक से छिपाकर एक कंगन लाती है और भैया को देकर कहती है ये लो चमचमाते कंगन, ये मुझे तुम्हारे दादाजी ने दिए थे और मेरे वंश की निशानी के रूप में मैंने रखे थे। चलो तुम पहले अपना कर्जा उतार लो। आज मुझे जब किशन भैया का पत्र मिला कि दादी अब दुनिया में नहीं रही तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा मन बार बार अपने आप से पूछ बैठता क्या ये सच है, क्योंकि मुझे आज भी उनकी छाया दिखाती है और मुझे आज भी लगता है कि वह मेरे साथ है।